अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद तकरीबन 10 दिन हो गए मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं गई हुई थी छुट्टियों पर। और जहाँ मैं गई हुई थी ना, वहाँ नेट का इतना मसला था और एक मेरी सिम को कोई मसला हो गया था। ना मेरे पास सिग्नल थे, ना ही नेट की कोई जो ना नेटवर्क था। तो बहुत मसला रहा ये पूरे 10 दिन। मैं बस समझ लें कि डिस्कनेक्ट रही हूँ हर चीज़ से। और दूसरा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती थी। मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, मैं छुट्टियों से वापस आ गई हूँ, हम जाके आ भी चुके हैं। लेकिन बहुत बहुत माजरत, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। इंशाल्लाह अब रोज़ एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग जो है अपना एंड किया था। तो जी, हम गए हुए थे अपने मियाँ जी के साथ ये शिफ्ट का थोड़ा सा सफ़र करने। ये हमारे हाइडेलबर्ग में मैंने आपको बताया था। तो ये तकरीबन तकरीबन 3 घंटे की हम लोगों ने ड्राइव ली। बहुत मज़ा आया। जहाँ से हम लोग इस तरफ हाइडेलबर्ग को आते हैं ना, इसी तरफ को शिप जो है ना वो वापस जा रहा था। मतलब नेकरगमुंड और नेकरस्टाइनक पे इसके 2 स्टॉप थे। ये लोगों को वहाँ से आप ले भी सकता है। मतलब उसने लोगों को क्या कहूँ मैं आपसे, स्टॉप करके दोबारा से वहाँ से अपहोल किया और फिर उनको छोड़ा भी। यहाँ हम नेकरगमुंड पे फिर रुके हुए थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने उतरना था, कुछ लोगों ने चढ़ना था। हमें भी लोगों ने मशवरा दिया कि आप नेकरस्टाइनक से ही चढ़ें और दोबारा वापस आके नेकरस्टाइनक उतरें। लेकिन हम लोग नहीं माने। हमने कहा हम सीधा हाइडेलबर्ग जाएंगे और वहाँ से ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी थी। लास्ट का आधा घंटा रह गया था। मौसम पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था, वरना यहाँ ऊपर कोई बैठ नहीं सकता था। फिर हमने कहा कि चले, मैं और मियाँ जी दोनों ऊपर जाके भी ज़रा थोड़ा सा नज़ारा ले लें, क्योंकि बच्चे तो बार बार आ जा रहे थे। इजना और आहिल तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन मैं और मियाँ जी नहीं गए। हम 2-2.5 घंटे नीचे ही बैठे रहे। अब कुछ मौसम ठंडा तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी तपिश ना कम हुई थी। तो हमने सोचा कि चलें ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर कैसा लगता है। तो ऊपर का और ही मज़ा था। मतलब ये समझ लें कि जो सही आपने शिप का सफ़र करना है ना, वो ऊपर बैठ के ही मज़ा आता है। आपको सारी ऐसे फीलिंग आती है कि आप बैठे हुए हैं। नीचे तो इतना महसूस ही नहीं होता कि आप बैठे हैं, लेकिन अंदर से पूरा वो जो पानी साथ साथ देखते हैं, वो और ही माहौल होता है। तो खैर बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो ख़ासकर सर्दी मुझसे बर्दाश्त हो जाती, भले जितना मर्जी, मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो आज अच्छी खासी गर्मी थी, 35 टेम्परेचर था। वो मियाँ जी कहते कि तुमने आज के दिन ही क्यों रखा, इतनी गर्मी थी, किसी और दिन रख लेती। मैंने कहा अब छुट्टी इनकी एक आती है हफ्ते में और हम लोगों ने चले जाना था। तो हमारा प्रोग्राम था कि जाने से पहले एक इनके साथ भी कोई ना बच्चों का रख लें प्रोग्राम। तो इसलिए मैंने डीनस्टा को रखा हुआ था। तो खैर जी, हम सुबह से निकले हुए, हम रात को 8-9 बजे घर आए और जैसे ही घर पहुंचे इतनी की बारिश हुई, इतनी की बारिश कि पूछे मत। अच्छा, यहाँ पे ना बिल्कुल कोने पे जाके ना वो टाइटैनिक वाला सीन याद आता है, ऐसे बाजू खोल के ना। तो मैं भी हवा ले रही थी ऐसे दोनों बाजू खोल के। मैंने फ़ोटो शोटो भी खिंचवाई, बच्चों ने भी खिंचवाई फ़ोटो, सारी फैमिली के साथ भी ली। तो मज़ा आया। खैर इस वक्त हम लोग ना वापस जा रहे थे। मतलब ये मुड़ चुका था, एक वहाँ से जहाँ इसका एंड स्टॉप था ना, वहाँ से मुड़ के ये हम वापस हाइडेलबर्ग जा रहे थे। तो इसलिए हम लोग ऊपर आ गए थे कब एंड हो रहा था। तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बादल हो गए थे हल्के हल्के, तो ये जो सूरज है ना, वो थोड़ी सी उसकी जो गर्मी है ना वो कम हो गई थी। लेकिन बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। यादगार रहा ये भी सफ़र। और ख़ासकर मैंने ये व्लॉग में भी सब कुछ जो है वो मैंने कर लिया सेव, और अब ये हमेशा हमारे पास ऐसे वीडियो में जो है ना वो रहेगा। दरअसल ना मेरे मियाँ जी को इतना कोई शौक़ नहीं है, ना फ़ोटो ना वीडियोस का। ये मुझे ही ज़्यादा है कि मैं कोई भी छोटा से छोटा ओकेजन हो ना, तो मुझे होता है कि मैं तस्वीरें खींच लूँ और वीडियो बना लूँ। मेरे पास इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, पारसा का सारा बचपन, मतलब 13-14 साल हो गए हैं। मेरे पास सारी तस्वीरें हैं, सारी फैमिली की तस्वीरें हैं, जो हमारी छोटी ईदें, बड़ी ईदें, वो सब तस्वीरें मेरे पास हैं। जब हम लोग 25-25 फैमिली मेम्बर एक ही घर में रहते थे और हमारे सारे कज़न इकट्ठे होते थे, वो सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि इंसान खूबसूरत लग रहा हो या अच्छे कपड़े पहने हो, बस मुझे होता है वो टाइम, वो लम्हे इंसान ना कैद कर ले और फिर याद रहता है। जब आप वो तस्वीरें या वीडियोस दोबारा देखते हैं तो आपको याद आता है कि ये टाइम, फिर से हम उसी चीज़ में चले जाते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, वरना ये नहीं है कि होता है ना कि फ़ोटो खिंचवानी है जी, अच्छे लग रहे हैं इसलिए। नहीं, मुझे होता है कि कैसी भी आपकी हालत है भले आप, लेकिन आप पे किस किस्म का दौर आता है, कैसे कैसे आप लोगों की शक्लें चेंज होती हैं, आपकी बॉडीज़ चेंज होती है, कभी आप मोटे होते हैं, कभी पतले हो जाते हैं। तो इंसान को ना वो टाइम फिर
जो है ना तस्वीरें देखने के बाद ना याद आ जाता है, हाय यहाँ मैं कैसी थी, हाय मैं यहाँ कितनी अच्छी थी, हाय आप कैसे थे। तो ये इसलिए मैं तस्वीरें लाजमी बनाती हूँ। भले घर में किसी एक बंदे की बर्थडे है ना तो हमने फ़ोटो ज़रूर खींचनी है, भले एक छोटा सा केक काट लें या, लेकिन यादगार ज़रूर मैं वो चीज़ें रखती हूँ कि यहाँ पे ये वाली चीज़ बनाई थी, यहाँ पे ये वाली चीज़ सेलिब्रेट की थी। तो अब ये सारी वीडियो देखें, वैसे शायद मेरे पास ना रहे, लेकिन अब मैंने इसको अपलोड कर देना वीडियो को यूट्यूब पे। तो ये सारी ज़िंदगी के लिए मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ पता नहीं हमें ज़िंदगी दे ना दे, तो लेकिन बच्चों को ये चीज़ें याद रहेंगी, उनका बचपन ये हमेशा वो देख सकते हैं। बस ये कैद हो गई हर चीज़। तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। तो यहाँ जी हमारी तैयारी शुरू हो गई थी छुट्टियों पे जाने की। सबसे पहले होने लगी थी আহিल की कटिंग। तो हम लोग वहाँ से शिप से सफ़र करके ना आ गए थे আহিल की कटिंग करवाने। तो वैसे जो बच्चों की कटिंग है नॉर्मली यहाँ पे जर्मन में ज़्यादातर जो माएँ हैं ना वो घर पे ही कर लेती हैं, बल्कि बहुत सारे मियाँज भी ऐसे हैं जिनकी बेग में उनकी कटिंग घर पे ही कर लेती हैं। लेकिन मेरे मियाँ ना अपनी कटिंग घर से करवाते मुझसे नहीं, और ना ही अपने बेटे की। तो जी यहाँ पे আহিल की कटिंग हाइडलबर्ग के लिए हम करवाने के लिए आते हैं। कभी एबरबाग चले गए, कभी गांव में भी एक पार्लर है तो वहाँ से करवा लेते हैं। बाकी जो बेटियाँ हैं दोनों, वो माशाल्लाह वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सारा काम पार्लर का। तो वो उनकी दोनों की कटिंग मैं ही करती हूँ। पारसा मैडम तो जो है ना वो तो नेट से देख देख के कटिंग मुझे कहेगी मम्मा ये वाली कटिंग कर दो। तो मुझे होता है कि अगर मैंने कर भी दी ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम होना है। मतलब मैं वैसे कर भी दूँ तो उसे पसंद नहीं आनी, लेकिन शुक्र है कि उसको आ गई थी कटिंग। मैंने उसकी कटिंग की थी, उसको पसंद आ गई थी, बड़ी खुश हुई। अपने दोस्तों को बताया कि मेरी मम्मा ने कटिंग की है, वो बड़ी खुशी है तुम्हारी मम्मा सारा काम कर लेती है, हमारी भी करवाना। सबको मशहूरी करवाई इसने मेरी। और वैसे भी ना जब से हम यहाँ आए हैं मैंने कभी भी ना पार्लर से कटिंग नहीं करवाई बच्चों की। खुद मैं गई हूँ काफ़ी दफ़ा, वो भी सिर्फ कलर के चक्करों में कि बाल कलर इंसान स्ट्रिकिंग जो है ना वो खुद नहीं कर सकता। कलर वगैरह तो कर ही लेते हैं घर पे, लेकिन जो स्ट्रिकिंग है वो आप नहीं कर सकते घर पे, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। वरना हम तीनों माँ बेटियाँ सिर्फ सारे काम खुद घर पे हो जाते हैं। हर तरह का फेशियल वैक्सिंग सब कुछ मैं कर लेती हूँ, अपनी कटिंग भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। हालांकि मैं और वजी एक साथ रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों अपना अपना काम खुद ही करते हैं। मतलब वो भी सारा काम खुद अच्छे से जानती है, वो बल्कि मुझसे भी अच्छा मेकअप कर लेती है। तो बाकी कटिंग प्लकिंग जो भी है हम सब अपना अपना खुद ही करते हैं, हम एक दूसरे से भी नहीं करवाते। इतना हम लोगों ने सीखा हुआ है। उसने मुझसे सीखा, मैंने तो खैर एज ए उससे ब्यूटिशन से सीखा हुआ है पाकिस्तान से। लेकिन वो मेरी जो ब्यूटिशन थी ना वो कहती थी कि सबसे पहले आपने जो सीखना है ना अपने पे सीखो, ताकि आपको खुद भी तो फ़ायदा हो ना। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनकी मालूमात के लिए कि ये जो बच्चों की कटिंग है ना, वो तुर्की जो है ना कटिंग करने वाले वो 15 यूरो लेते हैं, और जो जर्मन है वो 20 से 25 यूरो लेते हैं। जो हमारे गांव में है तो वो तुर्कन ही, लेकिन वो 20 से 25 यूरो लेती है बच्चों की। तो ये जो हाइडलबर्ग बड़े बड़े शहर है यहाँ कम से कम रेट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 यूरो है। तो আহিल यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था कि, और बार बार पूछा था देखो मम्मा मैं रोया नहीं, मम्मा मैं रोया नहीं, क्योंकि हमने ना इसकी वीडियो बनाई हुई है जहाँ जब जब ये रोता रहा है ना बचपन से लेके अब तक मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसको दिखाती हूँ तो ये बड़ा शर्माता है कि हाँ है मैं रोता रहा हूँ जब मेरी कटिंग होती थी। तो अब बड़े मज़े से देखें करवा रहा, रोया नहीं, और बार बार मुझसे पूछ रहा है देखो मम्मा मैं अच्छे से करवा रहा हूँ ना, मम्मा मैं अच्छे से करवा रहा हूँ। बाबा से बार बार पूछा बाबा देखो मैं रो नहीं रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो इससे बड़ी वाली वीडियो ना हमने अयान को भी दिखा के तो उसको भी बताना है कि देखो আহিल नहीं रो रहा, अब आपने भी नहीं रोना, क्योंकि उसकी अभी रहती है कटिंग करवानी, वो अभी वजी ने करवाने जाना था और ये साथ गया था। चलें जी, यहाँ हो गई थी कटिंग और मेरा काका बन गया था कोना मोना। तो चलें जी अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैंने मंगाया था सलाद, मियाँ जी ने मंगाई थी शनित्ज़र। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।